नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एक से भले दो, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। इस कहावत का अर्थ क्या होता है वो आप जानते हैं। एक व्यक्ति जिस काम को ना कर पाए या नहीं कर सकता है, दो व्यक्ति मिलकर उस काम को बेहद आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो दूसरा व्यक्ति अगर सियासत का चाणक्य हो तो कहना ही क्या। जी हाँ, राहुल गांधी जो अभी तक एकला चलो की नीति के साथ इलेक्शन कमीशन से अकेले ही दो हाथ कर रहे थे, उन्हें सियासत के पुरोधा यानी कि शरद पवार का हाथ कंधे पर और साथ सियासत की पिच पर मिल गया है। शरद पवार ने भी राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन से पूछे गए सवालों के फेहरिस्त पर सहमति की मोहर लगा दी है और दो टूक कह दिया कि राहुल के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए तमाम आरोप सही हैं। साथ ही उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है। शरद पवार यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ शरद पवार ने आगामी सोमवार को बिहार की धरती पर मतदाता सूची को लेकर के प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया। यानी कि पिक्चर बहुत बड़ी है। तो शरद पवार के रागा के साथ एसआईआर के मुद्दे पर साथ आने के क्या मायने और क्या ये सत्ता पक्ष के लिए टेंशन है, साथ ही क्या होगा अब चुनाव आयोग का नेक्स्ट मूव, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाएंगे राहुल गांधी का वो पुराना बयान जिसमें वो इलेक्शन कमीशन को घेर रहे हैं और साथ ही अन्य पार्टियों के कुछ बयान भी जिसमें सुप्रिया सुले हैं और भी तमाम नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए, टेकराज सपकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नहीं, बहुत विस्तार से राहुल जी ने एक प्रेजेंटेशन हमको दिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई और पवार साहब ने एक सुझाव दिया है कि हर राज्य में अब ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद हर जिले में होना चाहिए, हर तालुक में होना चाहिए और देश में हमारे सारे जो कार्यकर्ता है और जो सशक्त लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं उनको इस बारे में हम सब ने मिलके ये जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना चाहिए। और जो भी हो, सच है झूठ है, जो भी सरकार को देखिए, सरकार कहती है इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडी है तो मेरे ख्याल से उन्होंने जवाब देना चाहिए सबका। और उनकी वेबसाइट से ही तो ये सब है ना, ये तो वेबसाइट से मिला है, किसी ने कुछ नया तो कुछ नहीं बोला है, उनकी वेबसाइट से ही सब इंफॉर्मेशन मिली है। जब मीडिया में अनर्गल आरोप लगाते हैं उसके बाद प्रमाण मांगती है कोई संवैधानिक संस्था, तो प्रमाण देने से मना कर देना। शपथ पत्र मैं दूंगा नहीं, डिक्लेरेशन मैं करूंगा नहीं। जो संवैधानिक संस्था है वो कहती है आप जो तथ्य कह रहे हैं वो गलत है, रिकॉर्ड पे कुछ और है, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत है ये, और आप कहते हैं नहीं मैं डिक्लेरेशन नहीं दूंगा, मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा, आपके तथ्यों का मैं जवाब भी नहीं दूंगा। जो मैं कहूं खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। तो सुप्रिया सुले को भी आपने सुना और गौरव भाटिया को भी। गौरव भाटिया साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि न खाता न बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। तो क्या पिक्चर यही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जवाब तो मांगा है, ये तय बात है। और राहुल गांधी को चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि भैया कागज पर लिख करके दे दीजिए, सिग्नेचर करके दे दीजिए, और अगर आप सिग्नेचर करके नहीं दे रहे हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि आपको अपनी कही बातों पर ही यकीन नहीं है।
और अगर आप सिग्नेचर करके नहीं दे रहे हैं तो आपको देश की तमाम जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये चुनाव आयोग का स्टैंड कहता है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। वाशिम खान जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा से, बहुत स्वागत है वाशिम जी आपका। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है राम जी आपका। गणेश अन्ना मुलय पाटिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के शरद गुट की तरफ से, बहुत स्वागत है गणेश अन्ना जी आपका। डॉक्टर मनीष शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मनीष जी बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत वासिम खान जी मैं आपके साथ में करूंगी। गौरव भाटिया साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, न खाता न बही, जो राहुल कहें वही सही। क्या कहेंगे आप? चुनाव आयोग ने भी अपना बयान, अपना पक्ष रखा है, शरद पवार भी कह रहे हैं। शरद पवार ने जैसे ही स्टैंड लिया उसके बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर आई है। बीजेपी ने बैटिंग करना इससे पहले स्टार्ट नहीं किया था, गाहे बगाहे बयान दे रहे थे, लेकिन पहली बार एक बहुत विस्तृत तौर पर पीसी हुई है और पीसी में सीधे तौर पर राहुल गांधी को टारगेट किया गया है। क्या कहेंगे सर, टेंशन है? देखिए, आने वाले जो चुनाव हैं बिहार और महाराष्ट्र में बीएमसी, सीधी सीधी उनकी होने वाली जो हार की ये बौखलाहट है, ये इलेक्शन कमीशन को और चुनाव जो आयोग है उसको सुरक्षा कवच बना के ये पहली बात अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। इनको पता है कि बहुत बड़ी हार होने वाली है, इसलिए एडवांस में वो, ताकि उनके पास एक मुद्दा रहे। ये आप शरद पवार के लिए कह रहे हैं कहीं ना कहीं वाशिम जी, शरद पवार के लिए कह रहे हैं। अगर जो उनको लगता है कि गड़बड़ी है तो हलफनामा देने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक बार फिर पूरे देश को बरगलाने में, बहकाने में पप्पू जी फेल हो गए हैं। आई एम सॉरी टू से, जिस तरह से जो स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग जैसी पवित्र संस्था पर भी आरोप लगाकर ये देश को भ्रमित कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी जी, उनको सही तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सही तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए, लेकिन एक बार फिर वो स्वयं अध्ययन ना करते हुए किसी और की कई बातों को मुझे लगता है वो उल्लेख करते हैं, क्योंकि उनका कुछ भी अध्ययन नहीं रहता है। इससे पहले भी देश ने देखा लेकिन वाशिम जी मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियर करूं, देश के सामने है, मैं एक चीज क्लियर करूं वाशिम जी, करने में नाकाम हुई है। वाशिम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मुझे सुन पा रहे हैं सर? वाशिम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी सर, मैं एक चीज आपको क्लियर करूं, अगर कोई व्यक्ति प्रिपेयर होकर के ना आए, चाहे वो झूठ के लिए हो या सच के लिए हो, तो वो इतनी स्पष्टता के साथ में, इतनी सटीकता के साथ में, इतनी साफगोई के साथ नहीं बोल सकता जितनी साफगोई से राहुल गांधी बोलते हुए वहां पर नजर आए थे, जितना सटीक उनका प्रेजेंटेशन था। शायद, मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो सच था या झूठ था, ये काम इलेक्शन कमीशन का, न्यायपालिका का है कि सच और झूठ का पता लगाए, लेकिन जिस सटीक तरीके से उनकी वे ऑफ डिलीवरी थी वो वाकई ये बताती है, उनका जो हाव भाव था वो बताता है कि उनका प्रिपरेशन था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। आप सभी ने देखा कि आदित्य श्रीवास्तव, जिनका उन्होंने नाम लिया था, वो मीडिया के सामने आकर उन्होंने इस चीज को नकारा, तो पहला झूठ तो उनका वहीं पकड़ा गया। तो मुझे देखिए, झूठ थोड़ा जब सलीके से बोला जाता है तो जरूर कुछ समय के लिए आप भ्रमित कर सकते हो लोगों को। वो यही चीज अगर जो सत्यता पे आएंगे ना, तो अच्छा ऑपोजिशन बनकर कहीं ना कहीं देश की सेवा में अपना योगदान दे सकेंगे। लेकिन अफसोस है कि वो झूठ को इतने अच्छे से परोसने का प्रयास करते हैं कि लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं होते हैं। बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मैं यही कहूंगा कि एक बार फिर कि राहुल गांधी जी से बहुत इस देश को उम्मीदें हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं, उनको सही तथ्य रखना चाहिए, देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए। डॉक्टर राम पांडे, एज ऑपोजिशन अपना काम करिए, आप जीतने के लिए एक बार फिर मैदान में आइए, लेकिन किसी की जीत पर आप नुक्ताचीनी करके प्रश्न चिन्ह लगा के, मुझे लगता है ये लगाना ये सही नहीं है। मैं एक शेर में सारी चीजों को समेट देता हूं मैडम की, एक शेर ये है कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। आप आइए, तैयारी करके आइए, मैदान में आइए, आप हार जीत का फैसला चुनाव में होगा। ये आप इस तरह का ब्लेम करके, ये देश को अपोजिशन लीडर हो के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत मायने रखता है मैडम। लेकिन अगर जो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति इस तरह की बात करता है, तो कहीं ना कहीं देश की जो अपना इमेज है वो
खराब डेंट लगता है उस पर। तो राहुल गांधी जी, आप उनको कम से कम समझदारी से काम लेना चाहिए, समझदारी से बात करना चाहिए, लेकिन वो भ्रमित करके ये सोचते हैं कि वो अब होने वाली हार, वाशिम जी, शरद पवार जी को समझदार व्यक्ति समझते हैं या नहीं समझते? तो ये गलत है। शरद पवार जी को समझदार व्यक्ति समझते हैं या नहीं समझते हैं? राहुल गांधी को तो नहीं समझते, चलिए आपने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन शरद पवार को समझते हैं या नहीं समझते हैं? देखिए, पवार साहब उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पवार साहब बहुत बड़े लीडर हैं। आपको पता है कि एक समय वो चाणक्य हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। आज महाराष्ट्र का एक चाणक्य है जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने अपने काम के बदौलत, अपनी कार्यनीति से, विकास नीति से महाराष्ट्र में सबको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन शरद पवार साहब जैसे लोग जो हमेशा देश हित में सोचते हैं, वो चाहे ओपोजिशन देश हित में काम करे या वो जिस सत्ता को, जिस पार्टी को, जिस संगठन को सपोर्ट करते वो करे, लेकिन राहुल गांधी जी से उनका हाँ में हाँ मिलाना, ये हमें भी थोड़ा आश्चर्यचकित करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए डॉक्टर राम पांडे मैं आपके पास आऊंगी। सर, क्या कहेंगे? शरद पवार को तो चाणक्य कहा, लेकिन बोल दिया है कि डेजिग्नेशन उनके पास से चला गया है, वो देवेंद्र फडणवीस के पास चला गया है। बीएमसी इलेक्शन से उसको सीधे तौर पर वो जोड़ते हुए नजर आए हैं। उसका जवाब मैं गणेश अन्ना जी से लूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए, राहुल गांधी की भूमिका को लेकर के साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी एलओपी की भूमिका में है और उनको उस भूमिका को बखूबी निभाना चाहिए। इस तरीके के बेतुके बयानबाजी और झूठे आक्षेप नहीं लगाने चाहिए। आदित्य श्रीवास्तव का भी जिक्र इसमें किया है उन्होंने। राम पांडे जी बोलिए। जी जी, देखिए, हम जो प्रमाण देते हैं उससे तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। राहुल गांधी जी, विपक्ष, कांग्रेस पार्टी जो भी प्रमाण देती है सुप्रीम कोर्ट मानता है और उस पर डिसीजन भी देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक नहीं मानते हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट को? जी, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। मैं आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को? सर जी, मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। ये आपने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट आपकी मानता है, लेकिन आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को? जी जी, आवाज नहीं आ रही है सर मेरी। हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। कांग्रेस मानती है? जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट, मेरा मतलब आपसे यहाँ पर कांग्रेस से है सर। कांग्रेस मानती है सुप्रीम कोर्ट को? जी हाँ, बिल्कुल मानती है। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं सर। मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूँ क्या? जो बयान बीते दिनों आया, नहीं तो बात कंप्लीट करना है कि नहीं? बात कुछ आगे कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है? बिल्कुल बोलना है सर, बोलते रहिए आप बोलिए। तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ ना आपको। जहाँ पर आप बोलेंगे वहां पर खंडन करना मेरा काम है। बोले। किस बात का खंडन किया आपने, बताइए सर? मैंने सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन किया, सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन किया आपसे। तब तो खंडन करेंगे ना। बोले, बोलूंगा तब तो आप खंडन करेंगे ना। बोले सर। चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उसमें जीत गई थी। कांग्रेस ने प्रमाण दिए, बीजेपी ने नहीं माने, उनके समर्थकों ने नहीं माने। सब जगह दिखाया गया कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव बीजेपी जीती है, फेयर जीती है। हमने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की है, कैसे भी वो हमारे पास आए, वो भी बीजेपी ने नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट में दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माने और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को रद्द किया, बीजेपी के प्रत्याशी को हटाया और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी को मेयर बनाया। तो इस बात को ना तो चुनाव आयोग मान रहा था, ना बीजेपी मान रही थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा ना, और सुप्रीम कोर्ट ने माना। दूसरा मैं आपको बता दूं, विपक्ष का नेता, विपक्ष का कार्यकर्ता इस समय कोई गलत तथ्य आंकड़े दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे पुलिस प्रशासन, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब कुछ उसके पीछे लगा हुआ है। उसको तो सच बोलना ही है। बीजेपी का नेता कार्यकर्ता झूठ बोल देगा तो उसके घर न पुलिस जाएगी, न ईडी, न चुनाव आयोग, न सीबीआई, न कोई नहीं जाएगा। वो झूठ बोलेगा, उसको भी सच साबित करने के लिए उसके पास 1000 माध्यम है। हमारे पास यदि हम झूठ बोल देंगे तो उसको सच साबित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे पास जनता है। हमें तो सच बोलना ही है, नहीं तो दूसरे दिन पुलिस हमारे घर पर खड़ी रहेगी। तो राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज पर पड़े हुए हैं। जो भी आपके दर्शक है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी जी के पेज पर जाएं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज पर जाएं, आप देखें, उनको सुने और आप स्वयं डिसीजन लें
कि इसमें कितनी सच्चाई है, और सबसे बड़ी सच्चाई तो भारतीय जनता पार्टी खुद साबित कर रही है। हलफनामा क्यों नहीं देते हैं? चुनाव आयोग तो हलफनामा मांग रहा है, हलफनामा दिलवा दीजिए। वाशिम जी आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ। अभी ओपनिंग रिमार्क हो जाए, मेरे 2 काउंटर है। राम पांडे जी मेरे 2 काउंटर, हलफनामा देने को तैयार है। राम पांडे जी मेरे 2 काउंटर है। राम पांडे जी मेरे सवाल है। पहला आपने कहा आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी मानती है, चंडीगढ़ का पूरा प्रकरण आप सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपकी नहीं सुन रहा था, देश में कई लोग, कई पार्टीज आपकी नहीं सुन रही थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वो सुना गया, ठीक है, अग्री कर रहे हैं इस बात से। तो क्या मैं एग्री कर रही है ना कि क्या मैं कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी झूठ बोलते हैं? क्या मैं आप एग्री कर रही है ना चुनाव आयोग बीजेपी झूठ बोलते हैं? सर आप एग्री कर रही है ना? अभी मेरा क्वेश्चन नहीं, आप एग्री कर रही है ना? मेरा क्वेश्चन नहीं आया, झूठ बोलता है, मेरा क्वेश्चन नहीं आप एग्री कर रही है ना? सर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सर मेरा निर्णय उसमें मान्य ही नहीं, न्यायपालिका सर्वोपरि है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है राम पांडे जी, मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर के भी अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करने जा रही है? क्योंकि आपने इंडिकेशन दिया है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर आपको भरोसा नहीं है। मेरी सुनिए, एक बात और सुनिए, अब आप बताइए, ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते, चुनाव आयोग प्रमुख के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे, उनको हटा दिया बीजेपी ने। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया इन्होंने। मतलब जो एक अच्छा न्याय कर सकते थे, 3 लोग थे उसमें, नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था नहीं, नेता प्रतिपक्ष बना नहीं था 10 साल से। चुनाव आयोग को कौन बना रहा था? केवल मोदी जी। और 3 बार एक्सटेंशन, 3 बार एक्सटेंशन देना, सुप्रीम कोर्ट को हटाना, ये अपने आप में प्रूफ है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या कर रही है। क्या इंदिरा गांधी की सरकार के समय और भी सरकारों के समय इस तरह के तमाम आरोप बीजेपी ने आपके ऊपर नहीं लगाए हैं सर? नहीं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव प्रूफ है मैडम। चंडीगढ़ तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है सर, उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या इस एक पर्टिकुलर मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सर? जी, क्या आप इस पर्टिकुलर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? क्या आपकी नेक्स्ट मूव यही है? आप देखिए, चुनाव आयोग तो शपथ पत्र पे जवाब नहीं दे रहा है। हाँ, चुनाव आयोग को देना चाहिए ना शपथ पत्र पर। चुनाव आयोग तो सर ये कह रहा है कि आपके जो भी दस्तावेज है आप उसमें साइन करके भेज दो, हम हलफनामा उसी को मान लेंगे। आप क्यों नहीं भेज रहे? सवाल चुनाव आयोग शपथ पत्र पे पूछ सकता है ना। मतलब आप सार्वजनिक बोलते रहे, चुनाव आयोग सार्वजनिक बोलते रहे, कोई भी टेबल टॉक करने को रेडी नहीं है। देश की जनता, देश की जनता क्या पागल है? आप लोगों ने पागल बना रखा है देश की जनता का। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बुलाया, चुनाव आयोग क्यों नहीं बुला रहा आपको? मोदी जी आपको क्यों नहीं बुलाते हैं? मोदी जी आपको जवाब क्यों नहीं देते हैं? राहुल गांधी तो देते हैं जी के पास में जाऊंगे, आ रही हूँ राम पांडे जी आपके पास आ रही हूँ, वाशिम जी के पास भी आ रही हूँ। ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए। गणेश अन्ना जी, बीएमसी इलेक्शन आपका मकसद है, इस वजह से शरद पवार इस एक पर्टिकुलर मुहिम से जुड़ गए। शायद ये मुद्दा ट्रेंडिंग था, इसलिए शरद पवार को लगा कि अब एनसीपी भी ट्रेंडिंग मोड में आ जाएगी, इस वजह से वो जुड़ गए, ये कह रहे हैं वाशिम जी, बताइए। देखिए, मैंने तो पहले उनकी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही, और आपने जो सवाल पूछा है, हमारे विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से ये मतदाता सूची का जो मुद्दा उठाया है, और ऐसा लग रहा है कि जनता भी उसके ऊपर अभी भरोसा कर रही है। 2014 में बीजेपी चुनाव जीती, तो इसलिए आपने कहा कि क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, ऐसा? सुनिए ना सर, मैंने खंडन करने का मौका आपको दिया ही नहीं। बताएं। देखिए, बहती गंगा में हाथ कौन धो रहा है वो बात नहीं, आपने कहा अभी कि जनता ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की बात नहीं सुन रही है। देखिए, हम विरोधी पक्ष के का है, तो हमारा दायित्व है जो अच्छा है उसके साथ रहना है, और पहले से ही हम इंडिया आघाड़ी में रहा है।
जिस तरह को जिस मुद्दे को राहुल गांधी जी ने उठाया है, उस मुद्दे को हमने समझ दिया। उसमें बहती गंगा में हाथ कहाँ धो रहे हैं हम? हो गया कि वो राहुल गांधी जी गलत बोलेंगे या सही बोलेंगे, ये अलायंस पार्टनर आपको संविधान ने हक दिया, इसलिए आप कुछ भी बात मत कीजिए। पहले बात तो सुनिए, फिर बाद में फिर मुझे खंडन कीजिए। ठीक है, बोलिए। देखिए, 2014 में जिस तरह की परिस्थिति थी, तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, ये हम लोग ने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, पर लेकिन 2014 से 2019 तक जिस तरह का उन्होंने राजनीति किया और भारतीय संविधान ने निर्माण किए हुए सभी संस्थाओं को जैसे उन्होंने मैनिपुलेट किया, उसमें चुनाव आयोग भी आ गया और उसका नतीजा हम लोगों ने 2019 में देखा। फिर भी हम लोग ने लोगों के पास गए और 2024 में क्या दिखा? जहां बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को वोट ना मिलने वाले, वहां पे पूरे के पूरे वोट भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को मिल रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे मन में, डेमोक्रेसी मानने वाले लोगों के मन में एक सवाल आ गया कि ये क्या हो रहा है। तो ये आपको कैसे पता चलता है कि ये बीजेपी को वोट नहीं देगा? सुनिए, मेरे बात तो सुनिए, बाद में आप मुझे सवाल पूछे, मेरा पहला मुद्दा पूरा होने दीजिए। ये राहुल गांधी जी ने पहले भारत जोड़ो अभियान किया, लोगों की बात सुनी और सब सुनने के बाद उनको लगा कि ये चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष काम नहीं करता। उसके लिए उन्होंने जो काम किया है, आज उन्होंने हमारे सामने जो रखा है, उसके ऊपर हम लोग ने अभ्यास किया। बाद में फिर हम लोग ने सोचा कि ये मुद्दा बराबर है, इसलिए आदरणीय पवार साहब जी ने कहा कि ये पूरे देश में जाना चाहिए जो राहुल गांधी ने दिखाया। उसमें कहां आ गए बहती गंगा के हाथ धोना? 60 साल की राजनीति का अनुभव है उनके पास। और आज हमारे जो भाई भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता बोलते हैं कि वो चाणक्य नहीं है, देवेंद्र फडणवीस चाणक्य है। उनकी चाणक्य नीति देखी, खुद का तो घर संवारने को नहीं आता, दूसरे का घर तोड़ने का और अपना घर संवारने का। ये चाणक्य नीति नहीं होती है। घर बचाएं, पहले ये तय करो कि घर को सजाएं कैसे। घर बचाने का तस्वुर तो बहुत बाद में है। आप अपना घर बिखरने से नहीं बचा पा रहे, आप अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, ये कह रहे हैं वाशिम जी। वो वाशिम जी, आप घर नहीं बचा पा रहे। महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है और ईवीएम को साथ लेकर की है, इसीलिए आज जिनके मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया गणेश अन्ना जी। वो सवाल मेरा ये था कि कैसे पता चलता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं ही मिलेगा? सर देखिए हमारे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करते। सुनिए मैडम, मैं नॉर्थ ईस्ट मुंबई कॉन्स्टिट्यूशन में मैं रहता हूं और वहां पे मेरा जो बूथ है, वो बूथ में हम लोग जो काम करते हैं, तो हमें लोगों का जो ये आता है, रुझान आता है, वो समझ में आता है कि यहाँ पे लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट उतने नहीं देने जाने जो मिलते हैं। हम कार्यकर्ता, हम पार्टी के नेताओं को कि यहाँ पे उनको मत नहीं मिलने वाले, तो फिर वो बूथ में जहां पे वहां पे वोट नहीं मिलने वाले, वहां पे उनको क्यों इतने ज्यादा मिल गए? तो वहां पे कुछ संदेह निर्माण होता है ना। नियत साफ है, नीति सही है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहालियां है। बूथ लेवल का कार्यकर्ता ही अपने नेता को बता सकता है कि यहाँ पे उनको मत नहीं मिलने वाला है। हमसे नहीं जुड़ेंगे, हमारी ताकत नहीं बढ़ाएंगे, क्या आपकी ताकत बढ़ाएंगे? पन्ना प्रमुख का क्या था उनके पास? देश को पन्ना प्रमुख का क्या था? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख का क्या किया था? वैसे हमारे पार्टी बूथ लेवल के कार्यकर्ता वो पार्टी का काम करते हैं। गणेश अन्ना जी, मेरा आपसे एक सवाल है, कौन सी वो आबादी है, किस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आती है वो आबादी जो बीजेपी को वोट नहीं देती है? सर आपके हिसाब से देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, आप ये कंट्रोवर्सी तैयार ना कीजिए। मैं पूरे आम जनता की बात कर रही हूँ। वो कौन सी आबादी है क्या नहीं है, मैं कर रहा हूं
अगर केंद्र सरकार की नीति किसी को भी हद पसंद तक नहीं जा है तो वो सकते केंद्र हैं। सरकार इनकी राजनीति खाली एक समुदाय तक सीमित है, एक समुदाय तक सीमित है। बोलिए गणेश जी। आप उसको कंट्रोवर्सी तैयार मत कीजिए कि ये हिंदू और ये मुसलमान, ये हमें नहीं करना है। हमें जो करना है तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हो सर, तुष्टीकरण की राजनीति सबका गणेश नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हैं। तुष्टीकरण आपने किया। देखो इन्होंने 2014 से इस देश को धर्म के राजनीति पे बांटा है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। ठीक है, इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। ठीक है, जो मनीष जी के पास जाएंगे, मनीष जी के पास जाएंगे। भारतीय संविधान ने जो किसी के पास स्पीकर ऑन है, आप तीनों लोगों के पास में से किसी के पास स्पीकर ऑन है, इस स्पीकर को ऑफ कीजिएगा। किसी के पास स्पीकर ऑन है उसको ऑफ कीजिएगा। मनीष जी के पास में जाओ। जवाब देने दीजिए। आ रही हूँ गणेश अन्ना जी, आ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ गणेश अन्ना जी कि आप थोड़ी तकलीफ में, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ मनीष जी, आ रही हूँ। मनीष जी के पास जाने दीजिए, अभी उनका ओपनिंग रिमार्क नहीं हुआ, आप डिबेट मोड में आ गए। डॉक्टर मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, आपने सुना ये फर्स्ट हाफ है और फर्स्ट हाफ में ही लड़ भिड़े हैं सारे, और इस बीच आपने गणेश अन्ना को सुना, वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि लगा कि ये मुद्दा जनता से कनेक्ट कर रहा है, इस वजह से हमने वो मुद्दा ऑप्ट किया। राम पांडे इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं हमारे जो हमने नोटिस दिया, हमने जो उनसे पत्राचार किया, उसका जवाब क्यों नहीं देता। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राहुल गांधी सिग्नेचर क्यों नहीं देते, और नहीं देते तो देश से माफी मांग ले। यानी कि सब कुछ वर्बल हो रहा है और रिटर्न मोड में कुछ भी नहीं है। क्या वाकई देश की जो जनता है वो इतना खिलौना हो गई है कि अब सबने समझ लिया है कि वर्बल मोड में ही चल करके सारी चीजें हो जाएंगी, या ये बहुत इजी टास्क हो गया है? बताएं। बिल्कुल, आप ये समझिए कि मुझे ये लग रहा है कि राहुल जी पिछले जब 2014 से सरकार बदली है, एनडीए की सरकार आई, उसके बाद में उन्होंने एक बार नहीं कई बार बड़े गंभीर मुद्दे उठाए हैं। चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो चौकीदार चोर का मुद्दा हो, या फिर उसके बाद अडानी अंबानी का मुद्दा हो, या ईवीएम का मुद्दा हो, उन्होंने, और जो शरद पवार कह रहे हैं वो मुद्दा हर शहर तक ले गए, हर शहर में आंदोलन हुआ उसके बाद में, और उसके बाद में परिणाम आपके सामने है। कई मामलों में कोर्ट ने भी अपनी स्पष्ट टिप्पणी की, चाहे वो वीर सावरकर पर माफी का मामला हो, उसमें भी राहुल गांधी जी को सजा भी हुई, उसके बाद में अपर कोर्ट में गए, सारी चीजें पूरी जनता के सामने। तो जनता मूर्ख नहीं है, राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे उठाते हैं, बनाते हैं सारी चीजें। अब राहुल गांधी ने एक बार फिर बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, और राहुल गांधी ने पिछले, आप देखिएगा एक दिन पहले जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था वो पूरा 22 पन्नों का प्रेजेंटेशन था, और इंडिया ब्लॉक के लगभग सारे बड़े नेता उसमें मौजूद थे, और टिप्पणी आई है शरद पवार जी की उसके बाद में। आप ये देखिए राहुल गांधी ने दो चीजें उठाई, एक तो उन्होंने फर्जी वोटर की बात कही, और दूसरी वोटर ऑफ डुप्लीकेसी की बात बताई, जो आदित्य श्रीवास्तव का मैटर है कि अलग अलग राज्यों में वो वोटर लिस्ट में शामिल है। आदित्य श्रीवास्तव भी सामने आया, चुनाव आयोग भी सामने आया, स्पष्टीकरण आया, और निश्चित रूप से डाटा जो राहुल गांधी जी को मिला है वो इलेक्शन कमीशन के ही जो वेबसाइट है उससे मिला है। उन्होंने उसी को अपने तथ्यों नहीं, उनका हार्ड कॉपी प्रोवाइड किया हुआ डेटा है जिसका हवाला राहुल गांधी दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों में उन्होंने बिल्कुल विश्लेषण किया है, चाहे हरियाणा का लीजिए आप, अब कर्नाटक में वो जैसे बात कर रहे हैं, या महाराष्ट्र की बात उठा ले कि महाराष्ट्र में उन्होंने कहा 40 लाख वोटर जो हैं वो अधिक हो गए। आप ये देखिए जब लोकसभा का चुनाव था 2024 में, तो उसमें जो महायुति थी उसकी बहुत अच्छी जीत हुई थी, मतलब एक शानदार जीत जो हुई थी वो कांग्रेस गठबंधन की हुई थी। और उसके बाद में जब कुछ ही महीनों बाद में विधानसभा चुनाव हुआ तो चुनाव परिणाम बिल्कुल उल्टा था। तो इसका मतलब क्या कि उस समय घालमेल हुआ था या बाद में घालमेल हुआ? तो ये सारी चीजें जो है, ये अगर हलफनामा कोर्ट इलेक्शन कमीशन मांग रहा है तो इसमें बुराई नहीं है, आपको स्पष्ट करना चाहिए। जब आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया तो उसमें आपको साफ करना चाहिए कि कहां से क्या हुआ। अब ये देखिए बिहार में जो हो रहा है SIR का है,
जो मतदाता पुनरीक्षण जो चल रहा है मामला, उसमें आप ये देखिए कि साफ साफ कहा गया है, ये बाकायदे रिपोर्ट है कि 36 जिले जो हैं, 37 जो जिले हैं, उनमें जो है आधार कार्ड ज्यादा हैं, पॉपुलेशन से ज्यादा हैं। तो अगर चुनाव आयोग ये पहली बार नहीं कर रहा है इस तरह का पुनरीक्षण, ये 2003 में भी हुआ, उसके बाद में भी हुआ, लगातार जारी है। देश की आजादी के बाद से लगातार हो रहा है, 4 से 5 बार हो चुका है जी। उसके बाद में अगर चुनाव आयोग ने आपको समय दिया है, सारे इतने, अगर आप संविधान को कहते हैं कि संविधान भाजपा खत्म कर रही है, तो आप संविधान को मानते तो आप सीधे सीधे कोर्ट में जाइए। राम पांडे जी आपका काउंटर रहेगा, तो आप शपथ पत्र दीजिए, उसमें चुनाव आयोग जांच करेगा। आप चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाइए, कोर्ट में चुनाव आयोग को ले जाइए। भाई हिंदुस्तान में तो सारे विकल्प खुले हुए हैं, राम पांडे जी काउंटर रहेगा आपका, बोले। हिंदुस्तान में जितना प्रजातंत्र है, जितना लोकतंत्र है, शायद ही कहीं पे होगा। आप किसी को भी मुंह पे गाली बक सकते हो, ये हिंदुस्तान में ही संभव है। और उसके बाद अगर नहीं इस तरह का कोई हो रहा है, केवल उसको फिर राजनीतिक प्रोपेगेंडा ही कहा जाएगा कि आप एक राजनीतिक लाभ के लिए या अपने जो वोटर हैं उनको आप एक संदेश देने के लिए कर रहे हैं। राम पांडे जी, वोटर को संदेश देने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए राहुल गांधी ये सब कुछ कर रहे हैं, ये बार बार आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से भी, और कई लोगों के जहन में ये सवाल है, सर आपके पास साक्ष्य है, आप क्यों नहीं जाते कोर्ट? आपके पास साक्ष्य है, आप क्यों नहीं चुनाव आयोग को वो साक्ष्य देते? क्यों नहीं आप चुनाव आयोग से टेबल टॉक करते? मैंने इसके पहले की कई डिबेट्स में भी लगातार बीजेपी से भी ये सवाल पूछा था कि अगर बार बार वोटर्स को लेकर के क्वेश्चन हो रहा है तो बीजेपी क्यों नहीं इस मुद्दे को सीरियसली लेती, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन राम पांडे, मैं आपसे सबसे पहले समझूंगी, क्यों नहीं जाती कांग्रेस, न्यायपालिका या चुनाव आयोग? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों से पुनः अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको देखिए, आपको प्रमाण मिल जाएंगे, और आपके दर्शक समझदार हैं तो वो इन प्रमाण को देखेंगे और मानेंगे। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हम प्रमाण दे चुके हैं और ये साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर वोट नहीं करते हैं। देश को आजाद कांग्रेस ने करा है, संविधान कांग्रेस ने बनाया, लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने की, वोट देने का अधिकार कांग्रेस ने दिया। जब पूरी दुनिया में महिलाओं को वोट देने की आजादी नहीं थी, 1947 में अमेरिका तक में महिलाओं को वोट देने की आजादी नहीं थी, वो आजादी कांग्रेस पार्टी ने दी। आज उस आजादी को छीना जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन के माध्यम से सर एक बात मुझे बताइए, सर मुझे एक बात बताइए, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो क्या मुझे अधिकार मिल जाता है कि मैं देश को लूट लूं? नहीं मिलता ना। मेरी दादाजी होते हैं वो कभी ऐसी सोच नहीं होती उनकी। सर क्या उनकी सोच भी नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं आपकी सोच गलत नहीं हो सकती मैडम। क्या बात आप कर रहे हैं? इनकी मानसिकता देखिए, इनकी मानसिकता देखिए कांग्रेस की, आज इनकी मानसिकता आज भी वही है। देखिए कितना अहंकार है। कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई, हमारे हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों को आप व्यर्थ बता रहे हो। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ राम पांडे जी कि आप जवाब नहीं देंगे। आप इस शब्द को राम पांडे जी, आप बहुत ही बलिष्ठ हैं, आप इस शब्द को वापस लीजिए। कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई कि लाखों लोगों ने कुर्बानियों से आजादी इस देश को मिली है। जिन्होंने आपने इस देश को, देखिए जो डिबेट है वो आजादी पर नहीं है, वो वोटर्स पर। जिन्होंने विरोध किया वो सारे आरएसएस के थे। आरएसएस ने केवल विरोध किया था, आरएसएस समर्थकों ने विरोध किया था। कोई आरएसएस समर्थकों ने विरोध किया, आपने देश को आजादी दिलाई, ठीक है, ठीक है। राम पांडे जी, हम आजादी नहीं चाहते हैं, हम विरोध करते हैं आजादी का। राम पांडे जी मुझे एक बात बताइए, चलिए आपने आजादी दिलाई, कांग्रेस ने आजादी दिलाई, कांग्रेस ने तमाम झंडे बुलंद कर दिए, लेकिन क्या आज जब आप देश की एक स्वायत्त संस्था के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप जवाब नहीं देंगे? आप जवाब नहीं देंगे? जब एक आप ऑटोनोमस बॉडी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, देश की एक संस्था के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्या आप जवाब नहीं देंगे? जी, क्यों? और हर बार आप ये कहेंगे कि भाई हमने आजादी दिलाई, हम जवाब नहीं देंगे।
हमने जो है हमने आपको वोट देने का अधिकार दिया, हम जवाब नहीं देंगे। आजादी किसी एक ने इस देश को नहीं दिलाई, अभी समझे ना। इस देश के लिए हम मानते हैं कि इस देश में क्या क्या कुछ खिलाया इस देश को, कि कितना डेंट पहुंचाया, ये सबको भली भांति पता है। कितनी बार आपने इमरजेंसी लगाई, चलती हुई राज्य सरकारों को आपने ध्वस्त किया। आप नैतिकता की बात करते हैं, आप पहले इतिहास पढ़ के आइए, उसके बाद डिबेट में आया कीजिए। ये बिल्कुल देश बर्दाश्त नहीं करेगा, आपके इस वक्तव्य को देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तराखंड जाकर बैठ जाते हैं क्या चुनाव आयोग? इसी मानसिकता के लिए आप आज वेंटिलेटर पे पहुंच गए हो। फ्रीज कर दिए आज कांग्रेस मुक्त जो भारत मोदी जी ने जो सपना देखा है, आज कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। इसी नीति और नियत के साथ आप लोग फील्ड में काम नहीं करेंगे और बातें बहुत करेंगे। आप संगठन मजबूत, आपके पास संगठन की क्या ताकत है बताइए? हमारे पास बूथ प्रमुख है, हमारे पास पेट प्रमुख है, हमारे कार्यकर्ता दिन रात धूप में तपते हैं, हमारी सरकारें आखिरी पायदान पर खड़े बैठने तक योजनाएं पहुंचाती है, तब हम जीतते हैं। इतने लोग बोलेंगे कैसे जनता को सुनाई देगा? नहीं, आप कुछ भी बोलेंगे ये बर्दाश्त नहीं होगा। इतने लोग बोलेंगे कैसे? मुझे लगता है आप बोलिए, लेकिन तथ्यों के साथ आप आइए। राहुल गांधी जी ने जो दावा किया है उसका हलफनामा कब दिलवा रहे हैं आप, वो बात करिए। जनता चाहती है एक एक करके बोले, जनता चाहती है जिससे सवाल पूछा जाए वही बोला जाए। वाशिम जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। देश के गृह मंत्री को सामने आना चाहिए। शरद पवार ने सीधे स्टेप अप किया है। हालांकि राहुल गांधी हर बार जब भी बोलते रहे हैं तो नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन दोनों पर ही निशाना साधते रहे हैं, प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर भी। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के लिए ही वोटों की चोरी की। बीजेपी इससे पहले कभी सामने नहीं आई, कभी पीसी नहीं हुई और कभी इस तरीके से नहीं बोला गया। लेकिन आज जब गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र हुआ शरद पवार की तरफ से, तब आपके प्रवक्ता, आपके नेता पीसी करते हैं और बाकायदे जो है निशाना साधते हैं, या यूं कहें कि पलटवार करते हैं। क्या आप एक मुनासिब व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे कि अब वार आएगा तो अब हम कहेंगे, या फिर आपको लगता है कि विपक्ष में अब कुछ एकता आ गई है, या वो अब थोड़ी सी टेंशन का कारक बन सकता है, इसलिए अब ये राइट टाइम है? देखिए, विपक्ष कितना भी बड़ा हो जाए, उनकी कितनी भी ताकत हो जाए, जब उनकी नीयत में खोट है, उनकी नीति सही नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम राष्ट्रनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत कैसे विकास के पथ पर दौड़े, भारत का में रहने वाला हर आदमी सक्षम हो जाए, हर व्यक्ति ताकतवर हो जाए, हम इसके लिए काम करते हैं। सत्ता हमारे लिए केवल सेवा का माध्यम है। इन्होंने 60, 65, 55 साल मलाई खाई, आप सभी ने देखा। आप 2014 से अब तक देश सही रास्ते से चल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया हमारी ताकत का लोहा मान रही है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन विपक्ष एक साथ आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। हमारी नीति सही है, नियत साफ है, हमको कोई हरा नहीं सकता। हमारा संगठन मजबूत है, हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं। आज 2014 से अब तक आप बताइए लगभग 11 साल हो गए, लेकिन हमारा कार्यकर्ता कभी सत्ता हमारी है, सत्ता का भोग नहीं अपनाना चाहता है। कैसे जनता को फायदा मिले, जनता के बीच में उनका दुख सुख जाकर बांटे, ये काम करता है। ठीक है, गणेश शर्मा जी के पास में जाओ। गणेश शर्मा जी के पास जाओ। नहीं जीतेंगे क्या? ये जीतेंगे। ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, सर ऐसे मत करिए। देखो, तुष्टिकरण चलने वाला नहीं है। देश को सही, सर ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे प्लीज। मोदी जी देश को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। राम पांडे जी और वाशिम जी, जब चुनाव आयोग से आप सर आप समझदार लोग हैं, मत करिए। ऑडियो डाउन कीजिएगा, ऑडियो डाउन कीजिएगा, दोनों ही पैसेज की ऑडियो डाउन कीजिएगा। गणेश अन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार बीएमसी इलेक्शंस को लेकर के जो है आपके ऊपर आरोप लगे, बीजेपी ने आप पर आरोप लगाए, देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया जिसका जवाब आपने दिया है। बिहार में एनसीपी रैली करने जा रही है, क्या ये मान लिया जाए कि आप राज्य विस्तार, और दूसरी तरफ क्या अब राहुल गांधी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये मान लिया है कि अब शायद निशाना सही जगह लग गया है? क्योंकि अभी तक तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के वो अकेले ही लड़ रहे थे। बोले, चाहे बिहार का चुनाव हो,
चाहे महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव हो, वो सभी हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। तो सर आपने इनडायरेक्टली आपने मोहर लगाई दी। आप देखिए बीजेपी की बात पर मोहर लगा दी आपने, बीएमसी का जिक्र कर दिया आपने। हमने मेट्रो लाइन बिछाई हुई है, तो हमारा विकास का एजेंडा है। हम विकास के एजेंडे पे लोगों के बीच में जाते हैं। ये कभी देश को दो भागों में बांटना चाहते हैं, एक विशेष समुदाय को वोट पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले बंद कीजिए ताकि हमारे यही लोकशाही का अधिकार, हमको हमारे जैसे लोगों को बोलने नहीं दे रहे। गणेश जी बोले, लोगों को कौन सी ये बोलने देने वाले? गणेश जी बोले, ऑडियो डाउन कराइए सर। बीजेपी प्रवक्ता बोलने नहीं दे रहे किसी को, सारी डिबेट डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने उनकी ऑडियो डाउन कराई है सर, मैंने ऑडियो डाउन कराई है। गणेश जी बोले, गणेश जी तो क्या है सर, टर्न आएगा तभी कोई बोलेगा, ऐसे कोई नहीं बोल सकता है। मैं बीजेपी प्रवक्ता कहां बोले, गणेश जी बोले। देखिए टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है सर, बोलिए। 1 घंटे का टाइम है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, बोलिए सर। देखिए, हम लोग ने किसी के ऊपर मोहर नहीं लगाई है। ये जो इंडिया गठबंधन है वो देश के स्तर पर है। और अभी बिहार के बारे में हमारा एक पार्टी है, हमारे ऑल इंडिया पार्टी है, वो हम कहाँ पे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, हमारा है। वो आदरणीय पवार साहब जी ने जो निर्णय लिया है कि बिहार में चुनाव लड़ना है, तो हम लोग राहुल गांधी के इंडिया के साथ जाएंगे ना, तो उस पर वो मोहर क्या है। और हमारे महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव का वो अलग बात है, वो सभी बात करेंगे। चुनाव का तो जिक्र ही नहीं किया मैंने अभी सर, मैंने चुनाव का जिक्र नहीं किया। मैंने जिक्र किया कि बीजेपी आपके ऊपर बीएमसी के नाव पार कराने का आरोप लगा रही है। आपने भी कहा कि बीएमसी में हम बहुमत से जीत करके आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, आप बीजेपी की बात मत कीजिए ना, आपके खुद के सवाल आप मुझे पूछिए। वो बीजेपी कुछ भी बौखला गई है वो। वाशिम जी बोलेगा, काउंटर है आपका। ये बीजेपी बौखला गई है। वाशिम जी की ऑडियो ऑफ कीजिएगा। आप बीजेपी की बात मत करिए, आप सिर्फ कांग्रेस की बात करिए, और जो उनके नेता जो बेवकूफी कर रहे हैं उनकी बात करिए, तो उनको बल दीजिए। आप जो सत्य का आईना दिखा रहे हैं, जो आप पूजा जी, वो मत करिए। आप कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाइए, तब आपका चैनल सही है, तब आप सही है। इनकी यही आदत रही है। मैं आज फिर आपको आग्रह करूंगा साहब, आप जमीन पर आइए, जमीन पर दिखिए, जमीन पर काम करिए, लोगों के दुख सुख में शामिल होइए, उसके बाद बीजेपी को आप उसके सवाल खड़ा करिए। हम मेहनत करते हैं, ठीक है, ये देखिए पूरे देश में डॉक्टर मनीष में आपके पास डॉक्टर मनीष मैं वेंटिलेटर पर होकर, लेकिन फिर भी गणेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप देश को भ्रमित करने का वासिम जी एक बार गणेश जी को सुन लीजिए, गणेश जी को सुन लीजिए, करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल वासिम जी गणेश जी को सुन लीजिए। गणेश जी बोलेगा सर। ले चुकी है। अब इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सत्ता है, जो 140 करोड़ भारतीयों के हित की बात करके आगे बढ़ रहे हैं। हम आज देश हमारा आंख से आंख मिलाकर, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका से बात कर रहा है, ये हमारी ताकत है। आप सोचिए, ये आपने इमरजेंसी लगाई, आपने लोकतंत्र की हत्या की, ये कौन भूल सकता है? कितनी यहाँ पर जिक्र एनसीपी का हो रहा है, आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। आप एक स्क्रिप्ट ऐसा लग रहा है कि रट करके आए हो सर। वापस अगर जो हमारी ऐसे नहीं करिए, गड़बड़ी है कहीं हमारी सरकार, तो उस पर सवाल वाशिम जी इस तरह मत करिए। गणेश जी को सुनने दीजिए। जी को आपने बदनाम किया, आप ये बताइए कितना बड़ा आपके बड़े नेता ने ब्लेम किया, कितना गलत है। ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे, वाशिम जी ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। ऑडियो डाउन कीजिएगा, ऑडियो डाउन कीजिएगा। गणेश जी बोलिए। सांसद वो संसद गृह में भी देखा जाए कि कोई अच्छी बात करे तो उसमें बीच में गणेश जी बोलिए सर, बोलिए। उनका ऑडियो डाउन करा दिया मैंने, बोलिए आप। मुझे एक ही बात कहना है, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो सवाल चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं, उसका चुनाव आयोग जवाब देना चाहिए। ठीक है। पहले तो 1952 से ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोल रोल में कुछ ना कुछ से भी गड़बड़ियां होती है। और इस बार 2024 के चुनाव में इतनी गड़बड़ियां हुई है कि यहाँ पे मेजर जो वोट नहीं थे उनका वो नाम लिया गया है। आज इस कार्यक्रम से मैं माध्यम से चुनाव को करूंगा कि जितना निष्पक्ष और अच्छे फ्री एंड फेयर। सर आप कार्यक्रम को माध्यम ना बनाएं,
आप देश की एक सशक्त पार्टी हैं, सशक्त राजनेता हैं आप न्यायपालिका का जरिया अपनाइए या सीधे आप चुनाव आयोग जाइए। आप कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव आयोग को ना कहें, आप कार्यक्रम के माध्यम से चुनाव आयोग को ना कहें। हम जनता तक पहुंचाने का जरिया है। मैं उसका आधार लेके मैं बात कर रहा हूं। बोले सर। आप भी अच्छी तरह से बातें लोगों के बीच में फैलाइए, ना कि किसी का बाजू लेके आप फैलाइए। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया वो सही मुद्दा है, उसका जवाब देना चाहिए। और राहुल गांधी से जो पूछा जाए उसका जवाब राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी को जवाब देंगे। मैंने पहले जो सवाल पूछे उसका पहला जवाब देना चाहिए। क्या सवाल पूछा आपने? राहुल गांधी जी ने, सुनिए मैडम, राहुल गांधी जी ने पहला सवाल किया, उसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? वो सवाल चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी अगर सच बोल रहे हैं तो वो सिग्नेचर करके दे दें। वाशिम जी काउंटर है आपका, बोलिए। वाशिम जी काउंटर है आपका, बोलिए। 4 जगह 5 जगह आप हलफनामा दीजिए, जवाब मिल जाएगा आपको। बोलिए सर। ये तो वही वाली बात हो गई कि बस कहने के लिए कहना है, करना कुछ नहीं है। कर रहे हो। कौन कर रहा है सर? राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं, राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं, न्यायपालिका की तरफ जा रहे हैं, चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता के बीच में जा रहा हूं, जनता निर्णय लेगी। चुनाव आयोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी। ठीक है, डॉक्टर मनीष शुक्ला मैं आपके पास आऊंगी। चुनाव आयोग की बात करेंगे तो जरूर। डॉक्टर मनीष शुक्ला मैं आपके पास आऊंगी। ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे गणेश शर्मा जी, ऐसा मत करिए। डॉक्टर मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, शरद पवार का जो मूवमेंट है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बहती गंगा में हाथ धोने जैसा है, या फिर वाकई अब विपक्ष में थोड़ा सा दम आ गया है, जिसको देख करके बीजेपी को थोड़ा सा एक्शन मोड में आना चाहिए, या शायद वो आ भी गई है? बोले सर। शरद पवार जो है वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, वयोवृद्ध नेता हैं इस समय, और आज भी इतनी शिद्दत से सक्रिय हैं कि वो हर राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को मोड़ देते हैं। आप ये समझिए, फील्ड कोई भी हो, जब उनकी टिप्पणी आती है तो सबका ध्यान केंद्रित करती है, ये बहुत बड़ी बात है। मुद्दा क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का मुद्दा हाईजैक हो जाएगा? बिल्कुल, मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक दल नए समीकरण अपने तलाश रहे हैं। चाहे आप ठाकरे बंधुओं के रूप में वो देख लीजिए, या एकनाथ शिंदे के रूप में देख लीजिए, या फिर पवार और शरद पवार में देख लीजिए। भाजपा जो देवेंद्र फडणवीस जी है, इन चीजों पे अपने अवसर तलाश रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे जी से कहा कि कहां उधर बैठे, इधर आ जाइए। तो ये राजनीतिक, अभी देखिए जब इंडिया ब्लॉक का वो था तो उद्धव ठाकरे जी जब पीछे बैठे थे तो सबसे पहली टिप्पणी किसकी आई? वो भाजपा की ओर से आई। इतने पीछे उनको अलग थलग कर दिया गया। तो राजनीति में सभी अपने अवसर तलाशते हैं, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि नए समीकरण। आपने देखा होगा कि अभी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब पहली बार वो 100 घंटे के जो गठबंधन की सरकार बनाई तो उसमें शरद पवार जी का ही आशीर्वाद मिला था, उन्हीं की ओर से अनुमति मिली थी कि अजीत पवार ये लोग मिलकर बनाए। उन्होंने कहा कि विचारधारा भले ही अलग अलग हो, लेकिन राजनीतिक रूप से भी हमें सरवाइव करने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, और यही महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय हो रहा है। आप कब कौन, क्योंकि जो नगर पालिका का चुनाव है वो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले ही निगाहें बिहार की तरफ हो, लेकिन निशाना महाराष्ट्र है। बिल्कुल निश्चित रूप से है। राम पांडे जी, राम पांडे जी कहिएगा। राम पांडे जी काउंटर है आपका। जो बात है वो संविधान और लोकतंत्र की है। हम ये निशाने विशाने की बात छोड़े, और ये बात केवल कांग्रेस की नहीं है। यदि एनसीपी शरद पवार जी इस बात को उठा रहे तो ये तो जनता के लिए बड़े खुशी की बात है। हम तो कहते हैं कि जो बीजेपी के गठबंधन के लोग हैं वो भी इस बात को उठाए। वाशिम जी बोलेगा, तो जिंदा रहे, संविधान तो जिंदा रहे। वाशिम जी काउंटर बोलेगा। सर, आपका अलायंस पार्टनर अगर कुछ मुद्दा उठा रहा है वो गलत भी हो, आप उनके साथ खड़े होइए। हम सही तथ्यों पे बात करेंगे। अगर जो हम सरकार में है, हमारी सरकार भी कहीं भटकेगी तो हम उस पर भी सवाल उठाएंगे, हमारे कार्यकर्ता उस पर भी बात करेंगे। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं सर कि आप अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए। सही है, ये बिल्कुल मान्य नहीं। क्या हिम्मत है सरकार के ऊपर बात करिए? आपके पास तर्क, जैसे धनखड़ जी का हो गया वैसा हो जाए, आपके पास तर्क नहीं है।
आप चुनाव आयोग जैसी हमारे उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना आपने उनका उपयोग किया है, होगा आपके दौर में आपने सरकार के ऊपर इस्तेमाल किया रहेगा कि आप इस तरह की क्या इतनी हो। आज चुनाव आयोग स्वतंत्र है, सारी एजेंसियां स्वतंत्र है, लेकिन जब आपके नेता ईडी पर उनके ऊपर छापा पड़ता है, जो वो लोगों ने 60, 50, 55, 35 साल वाशिम जी एक सवाल है आपसे। वाशिम जी एक सवाल, वाशिम जी एक सवाल, वाशिम जी एक सवाल, वाशिम जी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। एक ऑपोजिशन की तरह अपना फर्ज निभाइए देश के लिए। वाशिम जी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, बिहार में समीकरण पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, क्या शरद पवार ने एंट्री लेकर के इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है? समाधान मिल गया होगा, उनको समझ में आ गया होगा। आज आप नीति सही लेकर आगे बढ़िए, राजनीति का पैटर्न चला गया है। राजकुमार अब ये देश में वाशिम जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा सर, हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। 2 से 3 मिनट है मेरे पास सर 2 से 3 मिनट है मेरे पास, ऐसे मत करिए वाशिम जी, ऐसे मत करिए। वाशिम जी सवाल है मेरा, बिहार में जो समीकरण थे वो पहले से बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, क्या शरद पवार ने एंट्री लेकर के उसको और कॉम्प्लिकेटेड किया है? और महाराष्ट्र में भी बीएमसी के लिए, बीजेपी के लिए जो पूरे समीकरण बनकर के तैयार हो रहे थे मौजूदा समय के अंदर, वो कॉम्प्लिकेटेड थे, क्या शरद पवार की एंट्री दोनों जगहों पर घातक रही है बीजेपी के लिए? सिरदर्द है, तो साफ हार अपनी दिखाई दे रही है, चाहे बिहार में हो, जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने अलायंस चलाया है, हमारी सत्ता चली है, और महाराष्ट्र में जिस तरह से मुंबई जैसे बीएमसी जो आपने देखा है उसका बहुत महत्व है, जिस तरह से हमने चलाया है, और 20-22 साल उनके भी हाथ में थी, उन्होंने किस तरह से चलाया, तो उनको देखते हुए जनता का सानिध्य हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, उनको अपनी हार ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। आज गणेश नाथ जी कंक्लूड कीजिएगा सर, 20 सेकेंड बोलेगा सर। ये लोग ये वाशिम जी हमने पहले बोला, वाशिम जी सभी को समय दीजिए, सभी को समय दीजिए सर, सभी को समय दीजिए 20 सेकेंड्स का। वाशिम जी मेरे पास 1 मिनट है सर, सभी को समय दीजिए। वाशिम जी ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए वाशिम जी का। गणेश नाथ जी 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। देखिए राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब तो पहले मिलने चाहिए, और उस जवाब को अगर वो समाधान होते हैं तो वो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने या चुनाव आयोग ने दिए उसके वो जवाब जरूर देंगे, इतना ही मैं कहूंगा। और आदरणीय पवार साहब जी को ये मुद्दा अच्छा लगा, इसीलिए वो उनके साथ खड़े हैं और इंडिया का धर्म निभा रहे हैं। बस इतना ही मुझे कहना है। ठीक है, ठीक है। राम पांडे जी 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी जी ने जब सवाल उठाए थे तो देश का सर्वोच्च मीडिया था और उन्होंने उसी समय उनसे जवाब पूछ लिए थे कि ये सवाल है, इनका जवाब और दे दीजिए। तो मेरा अनुरोध है कि मोदी जी भी मीडिया के सामने आए और कहें राहुल गांधी गलत है, या चुनाव आयोग प्रमुख सर। समय कम है राम पांडे जी, समय कम है सर। डॉक्टर मनीष 20 सेकेंड सर। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं कि वो जवाब देगा। राहुल गांधी अगर आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों को तथ्यपरक रूप से, चाहे वो कोर्ट के सामने जाए या जहां भी चुनाव आयोग के सामने ही, वो पूरा जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो भी आरोप है, वो स्पष्ट रूप से रखें, तो उसका समाधान होगा और क्लियरिटी आएगी। अगर ये हुआ तो बहुत अच्छा होगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। तो देखिए अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने सभी ने अपनी राय हमारे साथ में साझा करी है। आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा अलग अलग राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं को भी, नेताओं को भी, क्योंकि बयान भी हमने सुनाए थे। और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से नई बिसात तैयार हो रही है। ये नई चुनावी बिसात है और सियासत के लिए कहा जाता है कि कुछ भी संभव है, कभी भी संभव है, कोई भी समीकरण निर्मित हो सकता है। और शरद पवार की एंट्री के बाद किस्सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो गया है बीजेपी के लिए भी और शायद कांग्रेस के लिए भी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।